दोस्तों मिल्की वे यानी कि हमारी आकाश गंगा वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिल्की वे को क्षीर कहा गया है, जिसका मतलब होता है दूध। खुले आसमान में जगमगाते मिल्की वे के करोड़ों तारे इसके दूध की नदी जैसा रूप देते हैं। अब जिस प्रकार पृथ्वी पर गंगा नदी पवित्र है, वैसे ही आकाश गंगा को भी पवित्र माना गया है। अब एक समय था जब हम इंसान मानते थे कि मिल्की वे ही पूरा का पूरा यूनिवर्स है। अब हमारी ये कंफ्यूजन सर एडविन हबल ने दूर की और हमें ये बताया कि मिल्की वे के बाहर भी एक बड़ा यूनिवर्स मौजूद है। अब दोस्तों एंड्रोमेडा जो कि मिल्की वे की सबसे करीब वाली गैलेक्सी है, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन साल 964 एडी में पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी ने की थी। अब उन्होंने इसे एक चमकदार बादल कहा था, पर एडविन हबल के ऑब्जर्वेशन के बाद ही हमें ये पता चला कि ये अपने आप में एक गैलेक्सी है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ऐसी करीब 60 गैलेक्सीज मिलकर हमारा लोकल ग्रुप बनाती है। हमारा लोकल ग्रुप करीब 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स की सीमा का अंत नहीं होता। अब लोकल ग्रुप जैसे 100 से भी ज्यादा गैलेक्सी क्लस्टर्स मिलकर वर्गो सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, जो 11 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। और ऐसे कई गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं लानिया केया सुपर क्लस्टर का। 25 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला ये सुपर क्लस्टर यूनिवर्स के सबसे विशाल ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है और इसमें करीब 1,50,000 गैलेक्सीज हैं। अब सुनने में ये नंबर आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर यूनिवर्स की स्केल पर ये कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज मौजूद हो सकती है। मतलब जहां भी नजर जाए हर तरफ मैटर ही मैटर मौजूद होना चाहिए। वेल, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत है। यूनिवर्स में मैटर भी है और एम्प्टी स्पेस भी मौजूद है। हमारा यूनिवर्स मेनली फिलामेंट्स और वॉइड्स में बटा हुआ है। फिलामेंट्स हम उन एरियाज को कहते हैं जहां पर गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स और डार्क मैटर की भरमार होती है। वहीं पर वॉइड्स वो एरियाज होती है जहां पर मैटर ना के बराबर होता है। दरअसल बिग बैंग के दौरान जब मैटर तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, तब उसमें डेंसिटी की कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, जिन्हें बैरियोनिक एकॉस्टिक ऑसिलेशंस नाम दिया गया है। अब इन्हीं के कारण जिन एरियाज में मैटर की डेंसिटी ज्यादा थी वो फिलामेंट्स बन गए और जिन एरियाज में डेंसिटी कम थी वो वॉइड्स बन गए। अब बाकी की कसर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ने पूरी कर दी और आज वॉइड्स में मैटर की डेंसिटी 1 एटम पर क्यूबिक मीटर होती है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। हालांकि देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइड्स में कुछ नहीं होता। पृथ्वी से लगभग 7.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर लोकल वॉइड है, जो हमारे सबसे करीब वाला वॉइड है और 15 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लोकल वॉइड में हमें कई सारी गैलेक्सीज मिल चुकी है, जैसे कि ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में स्थित NGC 6789 और एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित NGC 7077। अब वॉइड्स में प्रेजेंट ये गैलेक्सीज मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी पास पास नहीं होती है। अब अगर देखो, मिल्की वे और एंड्रोमेडा को हम भारत और श्रीलंका माने तो वॉइड्स में गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस भारत और ऑस्ट्रेलिया जितनी होती है। और एक वॉइड गैलेक्सी तो ऐसी है जो यूनिवर्स की पॉइंट नीमो बनी हुई है। अब अगर आपको पॉइंट नीमो के बारे में नहीं पता, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद एक ऐसा आइलैंड है जो पृथ्वी का लोनलीएस्ट प्लेस कहा जाता है। अब देखो, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र मौजूद है और इससे सबसे करीब वाली जमीन 2688 किलोमीटर दूर है। अब यूनिवर्स के पॉइंट नीमो को देखना है तो आपको मेरे साथ बूटिस वॉइड में चलना होगा। बूटिस वॉइड पृथ्वी से 70 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और उसका डायमीटर करीब 33 करोड़ लाइट ईयर्स का है। अब देखो, यूं तो बूटिस वॉइड में भी कई वॉइड गैलेक्सीज को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन MCG+0102-015 अपने आप में बहुत यूनिक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैलेक्सी के आसपास 10 करोड़ लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंस तक कोई दूसरी गैलेक्सी है ही नहीं। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर मिल्की वे और एंड्रोमेडा की दूरी को 40 गुना कर दिया जाए, तब जाकर इस गैलेक्सी के आसपास कोई दूसरी गैलेक्सी भटकती है। और यही कारण है कि MCG+0102-015 को यूनिवर्स की लोनलीएस्ट गैलेक्सी का टाइटल दिया गया है। अब वैज्ञानिकों की माने तो अगर 1960s का कोई इंसान इस गैलेक्सी के किसी प्लैनेट पर खड़ा होके आसमान को देखता है, तो शायद उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि उसे डिस्टेंट गैलेक्सीज के कुछ मैसिव स्टार से आती थोड़ी बहुत लाइट विजिबल होती और बाकी के स्टार्स उसी के गैलेक्सी के होते, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
नाउ ऑब्वियसली आज हमारे पास एडवांस टेलीस्कोप्स मौजूद है जो दूर अंतरिक्ष में झांक सकते हैं एंड फॉर दैट रीजन हम इतनी लोनली गैलेक्सी को भी ढूंढ पाए हैं। अब अगर यहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन हुआ तो शायद उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि यूनिवर्स में गैलेक्सी जैसी कोई चीज भी होती है, क्योंकि वो तो अपनी गैलेक्सी को ही पूरा का पूरा यूनिवर्स समझ रहे होते। अब देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार एक्सपैंड होते यूनिवर्स के कारण आज से लाखों करोड़ों साल बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए भी आसमान कुछ ऐसा ही दिखेगा। हम कुछ गिनी चुनी गैलेक्सीज को ही आसमान में देख पाएंगे। अब खैर ऐसा एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं होने वाला, पर हमारे सामने एक सवाल जरूर है और वो ये है कि आखिर ऐसी लोनली गैलेक्सीज बनती कैसे है। वेल देखो, हम जानते हैं कि मिल्की वे जैसी एक गैलेक्सी के फॉर्मेशन के पीछे कई कोलिजन्स का हाथ होता है। ये कोलिजन्स डस्ट और गैस के मैसिव क्लाउड्स को एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करता है, जिससे इसके अंदर का मैटर कंसंट्रेट होने लगते हैं और गैलेक्सी के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जिन वॉइड गैलेक्सीज के आसपास कुछ है ही नहीं, उनको ये कोलिजन किसने डिलीवर किया? वेल दरअसल बात यह है कि ये वॉइड गैलेक्सीज असल में वॉइड में बनी ही नहीं थी। अब इसको हम एक एटम के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ आपके सामने सोडियम का एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सोडियम एटम में सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी और सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूरी पर स्थित है, इसीलिए ये उससे सबसे ज्यादा लूजली अटैच्ड होता है। यही कारण है कि ये आसानी से दूसरे एटम्स की एफिनिटी में चला जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट फिलामेंट में अप्लाई करते हैं। न्यूक्लियस को हम फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स वो गैलेक्सीज है जो फिलामेंट के साथ एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई है। लेकिन फिलामेंट के आउटर एजेस पर कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी होती है जो बहुत लूजली अटैच्ड होती है। फिलामेंट के स्पिन के कारण अक्सर ऐसी गैलेक्सीज इनसे अलग होकर वॉइड्स में एंटर हो जाती है और फिर अपना पूरा लाइफ टाइम वहीं पर बिताती है। अब हमारी लोनलीएस्ट गैलेक्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब दोस्तों, ऐसी गैलेक्सीज हमारे लिए बहुत सारा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने का जरिया होती है। इन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके हम ये जान सकते हैं कि बिना किसी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में एक गैलेक्सी कैसे स्पिन करती है और कैसे उसमें एवोल्यूशन होता है। अब ऐसी गैलेक्सीज अपने स्पिन और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वॉइड्स में प्रेजेंट ना के बराबर एटम्स को भी अट्रैक्ट कर लेती है और अपने आप में मिला लेती है। अब यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिन एटम्स को इस गैलेक्सी ने वॉइड से अट्रैक्ट किया है वो बिग बैंग के समय से उन्हीं वॉइड्स में पैसिव पड़े हुए थे, यानी कि वो मटेरियल यूनिवर्स के प्योरेस्ट मटेरियल थे। एंड फॉर दैट रीजन जब हम इन वॉइड गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं तो हमें यूनिवर्स की बिगिनिंग के बारे में भी कई इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलती है। वैसे MCG+01022015 में एक और ऐसी खासियत छिपी हुई है जो हमें इसकी स्टडी करने पर मजबूर करती है। इस गैलेक्सी का शेप बैरेड स्पाइरल है जो कि एग्जैक्टली हमारी मिल्की वे जैसा है। मतलब एटलीस्ट फिलहाल तक तो हम यही अज्यूम करते हैं कि मिल्की वे बैरेड स्पाइरल शेप की है। वैसे मिल्की वे के अनयूजुअल शेप की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो इससे जुड़ा एक डिटेल वीडियो में पहले ही ला चुका हूं, उसे जाकर जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका शेप मिल्की वे की तरह ही है और इसकी साइज भी लगभग हमारी गैलेक्सी के बराबर ही मानी जाती है। मतलब ये एक तरह से मिल्की वे इनसाइड ए वॉइड है। अब जरा सोचो कि अगर हमारी मिल्की वे वॉइड में होती तो कैसा होता और इस गैलेक्सी पर क्या प्रभाव पड़ता। अब हमारी लोनलीएस्ट गैलेक्सी की स्टडी करके हमें ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों, आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या ये गैलेक्सी हमेशा के लिए ऐसे ही अकेली और उदास रहने वाली है या फिर आने वाले सालों में दूसरी गैलेक्सीज स्पिन करती हुई इसके करीब भी आ सकती है। वेल, आपको जानकर ये बुरा लगेगा कि ये गैलेक्सी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है और हर गुजरते दिन के साथ साथ इसकी लोनलीनेस भी बढ़ती ही जाने वाली है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के कारण दूसरी गैलेक्सीज इसके करीब नहीं आने वाली बल्कि इससे लगातार दूर ही होती जाएंगी। अब दोस्तों, जरा सोचो, अगर आप पृथ्वी पर आखिरी इंसान बचते हैं और बाकी के सारे लोग या तो खत्म हो जाते या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाते हैं तो आप पूरी जिंदगी अकेले कैसे सरवाइव करोगे। अब अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।